बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हुसैनाबाद गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर मौजूद हूँ और यहाँ खड़े होकर आपको शायद यकीन नहीं आता कि ये कराची शहर है, कितना हरा, सरसब्ज, वेल प्लान्ड। इस इदारे को ये माजी में कुछ दुश्वारियाँ थीं, उन दुश्वारियों को दूर करने के लिए सिंध हुकूमत ने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव के तहत शहजाद रॉय साहब की जो NGO है ज़िंदगी ट्रस्ट, उसके साथ एक मुआहिदा किया जिसके तहत इस इदारे को ओवरऑल रीवैम्प करने का फ़ैसला किया गया कि कैसे आप कोर्सेज़ को बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे आप जो लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं टीचर्स, उनकी बेहतर ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट मैं समझता हूँ सिंध के हर ज़िले पर होगा। बिकॉज़ जो लोग यहाँ पर ट्रेनिंग हासिल करते हैं यही लोग बाद में जाके तालीमी इदारों में इस ट्रेनिंग कोर्स के बाद ये B.Ed की तालीम हासिल करने के बाद उन तालीमी मराकज़ में, इदारों में तालीम एक आम आदमी को दे पाएंगे। तो एक बड़ा ख़ूबसूरत मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस इदारे के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया और आज अब मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि दूसरा बैच इस इदारे में ट्रेनिंग का स्टार्ट हो चुका है। मेरे पीछे हरियाली है, सब्ज़ा है, खूबसूरत बिल्डिंग है और ये एक गेम चेंजर साबित होगा सूबाए सिंध के मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि हमारे मुस्तकबिल के मेमारों को तैयार करने के लिए वेल ट्रेंड टीचर्स तालीमी इदारों में आएंगे 4 साल का अपना कोर्स हासिल करने के बाद, और फिर वो बच्चों को तालीम दे पाएंगे। दूसरा मेरा यहाँ आने का मकसद ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपने देखा कि सिंध हुकूमत ने इस मेनेस से निमटने के लिए, अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी अग्रेसिव प्लांटेशन ड्राइव सिंध भर में स्टार्ट की। और हमारा बुनियादी मकसद ये रहा है कि जहाँ पर ओपन स्पेस अवेलेबल हो, पानी की फैसिलिटी अवेलेबल हो, आप प्लांटेशन कर दें। और आपने देखा कि हमने सखर में, लाड़काना में, हैदराबाद में भी अर्बन फॉरेस्ट इस्टेब्लिश किए और कराची शहर में, चाहे वो क्लिफ्टन बीच हो, किडनी हिल का पार्क हो, हमारा शाह फैसल कॉलोनी की ग्रीन बेल्ट हो या इंडस्ट्रियल जोन्स हो, हमने वहाँ पर प्लांटेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट किया। और आज आप देख सकते हैं कि सही मानों में जंगल में मंगल उन जगहों पर हो रहा है। तो जब मैं पहली बार इस जगह आया तो मैं यहाँ के पुराने नीम के दरख्त देख के बड़ा मुतासिर हुआ, गुलमोहर के पुराने दरख्त देख के बड़ा मुतासिर हुआ। और मैंने शहजाद रॉय साहब को, उनकी NGO को ये ऑफ़र की कि जी हम आपका हाथ थामते हैं, जहाँ हम तालीम के शोबे में मिलकर काम कर रहे हैं, क्यों ना ये जो ओपन स्पेस आपके पास अवेलेबल है, इस ओपन स्पेस के अंदर प्लांटेशन की जाए। हम आपको दरख्त मुहैया करेंगे, पानी यहाँ पर अवेलेबल है, उनको लुक आफ्टर कर लिया जाएगा। आई एम वेरी थैंकफुल कि वो जगह हमको प्रोवाइड की गई। और देख सकते हैं कि उन ओपन स्पेसेस के ऊपर सिर्फ घास नहीं लगाई जा रही, दरख्त लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं, जो कि आज शायद आपको इतनी सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं लगते, लेकिन आने वाले मुस्तकबिल में, आने वाले कल में ये दरख्त ना सिर्फ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, हमारे माहौल को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी के बावजूद हम दरख्त के नीचे खड़े हुए थे, हमें गर्मी अफेक्ट नहीं कर रही थी। और मैं समझता हूँ ये है अल्लाह ताला की नेमत दरख्तों की, जिसको हमें अपनाने की ज़रूरत है, जिसको हमें ओन करने की ज़रूरत है। तो हम बार बार कहते हैं, और मेरी ये ऑफ़र मीडिया के तवज्जुह से मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि मीडिया हमेशा इन चीज़ों को हाईलाइट करने में हमारा साथ देता है, कि मीडिया इस चीज़ को और उजागर करे कि अगर हर शहरी प्लांटेशन की ड्राइव को ओन करेगा,
खुद एक पौधा लगाएगा, उसको लुक आफ्टर करेगा, पौधा हम प्रोवाइड करते हैं, उसको लुक आफ्टर अगर वो करेगा तो आने वाले वक्तों में हमारा ज़िला, हमारा शहर, हमारा सूबा, हमारा मुल्क हरा भरा होगा, सरसब्द शादाब होगा। हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को ना सिर्फ साया दे पाएगा बल्कि इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन दे पाएगा। और ये वो वाहिद तरीका है, ये जो बार बार लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, मैं कहता हूँ ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ग्लोबल वार्निंग है। ये हमें वार्न किया जा रहा है कि आज हम चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दें। अगर हम नहीं करेंगे तो आने वाले मुस्तकबिल में हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आइए अपनी हुकूमत का हाथ थामिए, हुकूमत का साथ दीजिए। हुकूमत आपके साथ मिलकर ये तमाम इनिशिएटिव्स को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहती है। बहुत शुक्रिया इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के असरात से निपटने में पाकिस्तान का हर शहरी अपना किरदार अदा कर पाएगा, जिस तरह हमारी हुकूमत ये काम कर रही है। मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुर्तज़ा वहाब साहब का कि जिन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इंस्टीट्यूशन है, जिसको उन्होंने चुना और आखिर यहाँ पर अर्बन फॉरेस्ट पूरा प्लांट किया और पूरे सूबे में कर रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट बात है, बिकॉज यहाँ पर मीडिया के जितने दोस्त आए वो सारे हमारे ज़िंदगी ट्रस्ट के खातून पाकिस्तान और फातिमा जना गवर्नमेंट स्कूल्स आते रहे हैं। लेकिन हमने ये रियलाइज़ किया कि जब तक सरकारी टीचर्स ठीक नहीं होंगे, उनके लिए जो बीएड का प्रोग्राम है वो ठीक नहीं होगा, बिकॉज टीचिंग एक साइंस है। इस तरह के ज़बरदस्त कैंपसेस पूरे सिंध में मौजूद हैं। हमने जब ये अडॉप्ट किया, हुकूमत सिंध ने हमारी बहुत सपोर्ट की, लेकिन हमने पैसा गवर्नमेंट से एक भी नहीं लिया, हमने सब खुद रेज़ किया। ये पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, बट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर मुर्तज़ा साहब ने, सईद गनी साहब ने किया इस मामले में, बिकॉज बहुत सारी जगहों पे कब्ज़ा होता है इंस्टीट्यूट पे, और यहाँ पर भी था और अभी भी है कुछ जगहों पर। बट इस हेल्प के साथ कि हम टीचर्स को चेंज कर सकेंगे, तो ये वाहिद प्रोग्राम है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर 4 साल का बीएड प्रोग्राम हो रहा है, जिसके ना असेसमेंट सारी चेंज की गई है कराची यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। तो मैं चाहूँगा आप लोगों को जब भी मौका मिले, और जितनी बच्चियाँ देख रही है वो इंटर के बाद कोशिश करें कि इस 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में आएँ। इसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी फिनलैंड को हम लेकर आए थे इस पूरे करिकुलम को और असेसमेंट को रीडिज़ाइन करने के लिए। मैं आखिर में दोबारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुर्तज़ा साहब का। आई थिंक ये वो कहते हैं ना, डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस बात को समझना कि इस तरह की इंस्टीट्यूशंस के अंदर ग्रीन दरख्त होना, ग्रीनरी होना, ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट। हफीज़ ने पहले पूछ लिया था। यहाँ पर आपने सूख चेन के पौधे लगाए और यहाँ पर बम्बू के पौधे भी लगे हैं, ये क्या कहेंगे आप? बम्बू नहीं है, बैम्बू है वो। वो पाकिस्तानी कौम के साथ जो पिछले 2.5 साल में कुछ इस तरह की नाखुशगवार चीज़ें हो रही हैं, उसमें उनको सुख और चैन देने की कोशिश की जा रही है। और ये सुख चैन का पौधा इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में तनावर दरख्त के तौर पर ना सिर्फ हमको साया देगा, बल्कि हमारी आने वाली नस्लों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। और यही मैसेज कि इस कौम को, इस 22 करोड़ आवाम को उस सुख और उस चैन की ज़रूरत है जो कि हम देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि हम जो सुख चैन उनको देना चाहते हैं उसको ऑप्ट करें, उसको सपोर्ट करें, ताकि बैम्बूज को हम कम कर सकें और सुख चैन को बढ़ा सकें। जी साहब, आपने सुख चैन और इदारों को सायादार करने की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को, हुसैन गुजर नाला, और उनको जो है घरों से बेदखल, यानी साया तो छोड़ो, घरों से भी बेदखल कर दिया। तो सिंध हुकूमत ने उनको दोबारा से आबाद करने और इस सायादार दरख्तों के नीचे लाने के लिए क्या फैसला किया? सर, ये भी ऐड कर लीजिएगा साहब कि सिंध हुकूमत ने वाकई ऐसा फैसला किया जो मालकान है, मुतासरीन है, उनको जो सिंध हुकूमत मुतबादिल दे रही है। इसमें भी आप इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं, और जो मुतबादिल देंगे तो कहाँ देंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी का पहले दिन से जो स्लोगन था वो है रोटी, कपड़ा और मकान। और ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, ये डायरेक्टली उसके साथ कनेक्टेड है, बिकॉज लोगों के जो मकान हैं वो उससे मुतासर हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने माजी में सरकारी अफसरान पर भरोसा करते हुए, सरकारी कागजात के ऊपर भरोसा करते हुए अपनी जमा पूंजी उस छोटे से घर को ख़रीदने में, उस छोटी सी दुकान को ख़रीदने में, उस छोटे से अपार्टमेंट को ख़रीदने में लगाई। और उन्होंने सरकारी कागजात का मुताला करने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद ये तमाम चीज़ें की। मैं समझता हूँ 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद ऑल ऑफ अ सडन उनसे उनकी छत छीन लेना एक बड़ी
मुतनाज़ा चीज़ भी है, कंट्रोवर्शियल चीज़ भी है, लेकिन उसका जो ह्यूमन एंगल है वो तमाम कंट्रोवर्सी को ख़त्म करता है। और चूँकि पीपल्स पार्टी का स्लोगन लोगों को छत देने के हवाले से है, घर देने के हवाले से है, तो आपको याद होगा 21 जून को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध असेंबली आए थे और उन्होंने इस हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे किया सिंध हुकूमत को कि रास्ता निकालिए लोगों के लिए। हाँ, अदालती फ़ैसले हायल होते हैं आपके बीच में, ये अदालती फ़ैसलों की वजह से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर नाले चौक होंगे तो लोगों के घरों में, लोगों की आबादी के अंदर पानी चले जाएगा। तो आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो सिंध हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि जो लोग मुतासिर हो रहे हैं इससे या मुतासिर हो चुके हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से, उनको मुतबादिल ज़मीन दी जाए। जिनका 80 गज़ का प्लॉट था उनको 80 गज़ की ज़मीन दी जाए, ताकि वो ज़मीन पर कुछ कंस्ट्रक्शन करके अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को वहाँ बिठा सकें। सिमिलरली जिस तरह कुछ बिल्डिंग्स के हवाले से बात होती है कि जी ये कमर्शलाइजेशन गलत हुई थी, मैं बार बार ये ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ कि कमर्शलाइजेशन माजी की हुकूमतों ने की थी, किसी एक वर्द ने नहीं की, हुकूमतों ने की। उन पॉलिसीज़ को अदालत में चैलेंज किया गया। जब अदालत में चैलेंज हुई वो पॉलिसी, तो अदालत ने उस पॉलिसी को इंडोर्स किया और इंडोर्स करने के बाद वो प्लॉट्स कमर्शियल हो गए, और जब कमर्शियल हुए तो कमर्शियल तामीरात वहाँ पर कर दी गई। अब 2004-05 में जो कमर्शलाइजेशन हुई, जिसके नतीजे में तामीरात हुई, 2021 में वो बिल्डिंग गिरा देना, मैं समझता हूँ मामलात का हल नहीं है। जो लोग उससे मुतासिर होंगे वो भी शहरी हैं, हमारे अपने हैं, उनको भी लुक आफ्टर करने की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गालिबन इस्लामाबाद में जो 1 कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की बिल्डिंग है उसको रेगुलराइज़ किया था ना, और इस एंगल से किया था कि इसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड है, कि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है, तो इसलिए बिल्डिंग को गिराना हल नहीं होगा, कोई पेनल्टी पे करें और उसको रेगुलराइज़ करा लिया जाए। चूँकि ये कानूनी मामला है, इस मामले के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने फ़ैसला ये किया है कि हम एक आला सतह पर इसका कमीशन तश्कील देंगे, राय देगा, हुकूमत को गाइड करेगा कानून की रोशनी में, हुकूमत को एडवाइस करेगा, और उसके बाद पॉलिसी बनाई जाएगी कि कैसे वे फॉरवर्ड ढूंढा जा सकता है। मैं एक और गुजारिश आपके सामने करना चाहूँगा नस्ला टावर के हवाले से, जो बार बार नस्ला टावर के हवाले से बात की जाती है, या अलादीन वाटर पार्क में जो दुकानों को मिसमार किया गया है। अगर कोई शख्स लीज को वायलेट कर रहा है, जैसे कि अलादीन वाटर पार्क के हवाले से बात की जा रही थी, तो मैं समझता हूँ जो लोग वहाँ रोज़गार कर रहे हैं उनसे वो रोज़गार छीन लेना मौजूदा मुश्किल माली हालात में भी सलूशन नहीं है। सलूशन निकालने की ज़रूरत है और हम सबको मिल बैठकर कोई सलूशन निकालने की ज़रूरत है। कमीशन इस हवाले से भी बात करेगा। नस्ला टावर के हवाले से मैं बात ये करना चाहता हूँ कि बड़ी इसके अंदर इल्ज़ाम तराशी मेरी हुकूमत को दी जाती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस ज़मीन पर नस्ला टावर कंस्ट्रक्ट हुआ, ये ज़मीन सिंध हुकूमत की मिल्कियत नहीं है, ये सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी की मिल्कियत थी। 1951 जब पीपल्स पार्टी बनी भी नहीं थी तब की अलॉटमेंट है। 1957 में गालिबन जब शारे फैसल की अलाइनमेंट हुई तो 20 फीट ज़मीन और निकली शारे फैसल की दोनों साइड्स पर। सिर्फ नस्ला टावर नहीं, बहुत सारे प्लॉट्स हैं जिनको वो 20 फीट ज़मीन सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दे दी, जिसकी वजह से वो प्लॉट का जो रेशो था, जो प्लॉट का साइज़ था, उसमें इजाफा हो गया। कब हुआ? 1957 में, जब कराची फेडरल कैपिटल था, जब पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं थी। उसके बाद 1980 में मज़ीद इस प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजैक्शन होती है। अगेन हमारा दौर नहीं था, किसी और का दौर था। 2004-2003 में नेमतुल्लाह साहब की हुकूमत थी कराची में, वो कमर्शलाइजेशन पॉलिसी लेकर आए और उस कमर्शलाइजेशन पॉलिसी के तहत इस प्लॉट को कमर्शियल कर दिया गया। और जब कमर्शियल कर दिया गया तो एक कमर्शियल प्लॉट हो गया, और 2006-2007 में वो कमर्शियल हो गया, जिसके बाद बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने उसका नक्शा अप्रूव किया कि एक कमर्शियल प्लॉट है। तो इसको ये कह देना कि सिंध हुकूमत ने कोई चीज़ की है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ है, नहीं।
ये मैं वाज़े करना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि अगर, और ये मैं फूड फॉर थॉट लोगों को दे के जा रहा हूँ कि अगर 1957 में ये ऑर्डर हुआ जिसके तहत 20 फीट शारे फैसल की दोनों साइड्स पर वहाँ की सोसाइटीज़ को, वहाँ के लोगों को दे दी गई पैसे के, बस फ्री में नहीं, पैसे दिए गए, तो सिर्फ एक नस्ला टावर नहीं, पता नहीं कितनी बिल्डिंग्स को, कितने घरों को आपको गिराना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि हम गिराने की बात ना करें, तामीर की बात करें, तरक्की की बात करें। तो मैं समझता हूँ इस नीयत के साथ, इस जज्बे के साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ कि हाँ अदालती फ़ैसले हमारे लिए मशअले राह होने चाहिए, उनकी रोशनी में हमें चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन जो गड़बड़े मादी में हो चुके हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है, उसके हवाले से कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और इसलिए हुकूमत ने फ़ैसला किया कि फ़ैसला हम नहीं करेंगे, हम एक कमीशन बनाएंगे कि जो कि इंडिपेंडेंट होगा। जो लोग मुतासिर हुए हैं वो आके उस कमीशन के सामने अपनी गिला, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और वो कमीशन हमें मशावरत करेगा, हमें एडवाइस करेगा और उस मशवरे के हवाले से अपनी पॉलिसी को तरतीब दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बैलेंस्ड फ़ैसला सिंध हुकूमत ने किया है और ये शो करता है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात करते हैं रोटी, कपड़ा और मकान की, वो एक्चुअली बिलीव करते हैं कि लोगों को किस तरीके से आपको रिलीफ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है और रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन कानून की रोशनी में रहते हुए। जिस तरीके से खान साहब हमारे कहते हैं वज़ीर आज़म के दो नहीं एक पाकिस्तान, तो अगर इस्लामाबाद में रेगुलराइजेशन हो सकती है तो हमारे कराची में क्यों नहीं हो सकती, हमारे हैदराबाद में, सखर में क्यों नहीं हो सकती। आपका एक हो चुका है, काजी साहब से पूछ, मैं काजी साहब से पूछ के फिर आ रहा हूँ। अच्छा ये बताएं कि आपने जैसे फज़ाई आलूगी के लिए तो बड़ा अच्छा ये काम हो रहा है, दरख्त पौधे लग रहे हैं, लेकिन समुद्री आलूगी खासतौर पे टीवी प्लांट्स हैं वो फंक्शनल नहीं है। मैंने भी आपको विजिट किया था, उसको फंक्शनल करने के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जैसे आपने बताया कि कमीशन बनाएगी, कि कमीशन को इतना बाख्तियार होगा कि अगर मैंने साइन किए थे उस प्लॉट पे गैर कानूनी, तो मुझे सज़ा दिलाने की हद तक वो बाख्तियार होगा कमीशन इस हद तक। तीसरी और लास्ट बस ये है कि शहजाद साहब का जो भी अच्छा है करिकुलम वगैरह, लेकिन ये हमेशा मुतनाज़ा रहा है, हमेशा ख़ासतौर पर इसके पिन पॉइंट रहा है। तो उसको कोर्स को देखने के लिए भी अब हमारी सिंध गवर्नमेंट की तो नज़र होगी ना उसको। अच्छा, सज़ा जो है ना वो कानूनी मामला जब होता है तो हुकूमतें नहीं देती, अदालतें सज़ा देती हैं। हम अदालत के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर सकते हैं। ये उस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये बात लिखी जाएगी कि जिन सरकारी मुलाजमीन ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कानून के मुताबिक बनती है, उसकी भी रिकमेंडेशन दी जाए ताकि हम कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ कर सकें। हमारा देखें, तोड़ देना, गिरा देना सबसे आसान चीज़ है, लेकिन किस तरीके से आप चीज़ों को ठीक करके, स्पिरिट हमारा ये होना चाहिए। जो माजी की ख़राबियाँ हैं हम सब उस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं शहर के अंदर, बड़े लोगों ने शहर के साथ ज़्यादती की, लेकिन उस ज़्यादती को ठीक करने के लिए आप और ज़्यादतियाँ शहरियों के साथ हुकूमत नहीं कर सकती। हमारे लिए मसला है ये। हमारा जो ह्यूमन एंगल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के लिए। हम अदालत के फ़ैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन एहतराम के साथ साथ हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो कन्वे कर सकते हैं, इज़हार राय की तो इजाज़त है, तो हम इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करेंगे और कोई वे आउट निकालने की कोशिश करें। जो आपने मरीन पोल्यूशन की बात की, मैं पहले कह चुका हूँ कि 3 सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो कि समंदर में डायरेक्टली जा रहा है पानी विदाउट ट्रीटमेंट, उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है। मेरा महकमा काम कर रहा है, मुझे इस बात की इजाज़त दी गई है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को कि ये प्रोजेक्ट आप इनिशिएट करें। एक है महमूदाबाद नाले पे जो कि मस्जिद आयशा के पास जाता है, दूसरा है आपके क्लिफ्टन के मकाम पे दुआ चौरंगी पे जहाँ पे क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट हमने बनाया, वहाँ से जा रहा है, और तीसरा हमारा जो लियारी एक्सप्रेसवे की तरफ से पानी आ रहा है जो कि सीधा समंदर में जाता है। इन 3 मकामात पर हम बेसिक सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रहे हैं ताकि हम अपने समंदर को ठीक कर सकें। अब DHA ने भी, सीपा ने तमाम इदारों से बात की थी, तो मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि KPT ने तो हमारी बात अभी तक नहीं सुनी, पोर्ट कासिम ने नहीं सुनी चूँकि वफाकी इदारे, बट मैं DHA को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि DHA ने मैकडोनल्ड्स का जो रेस्टोरेंट है उसके बराबर में अपना सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया है, और मेरे ख्याल में कुछ रोज़ में, कुछ हफ्तों में उसको भी फंक्शनलाइज कर दिया जाएगा। तो मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, जो अच्छा काम करें उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, और अच्छा काम जो करने की ज़रूरत है उसको खुद स्पेयर हेड करना चाहूँगा। ये करके मारा मुनीर भाई सूखे पौधे की बात की सर में नागवार वाक़या पेश आया
जबकि पाबंदी लगाई गई थी 8 अरकान असेंबली पर, तमाम अपोजिशन के अरकान को अंदर आने नहीं दिया गया, कोई फलांकर दीवारें फलांकर अंदर आए। इस सूरत हाल पर आपका क्या मौक़िफ़ है? मैं समझता हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है कल का वाक़या, नहीं होना चाहिए था, अफसोसनाक है। लेकिन शायद कुछ लोगों को की टास्क ही यही है कि माहौल को कैसे ख़राब किया जाए। किसी भी मुअज़्ज़िज़ मेंबर को आने से नहीं रोका गया सिवाय उन 8 के जिनके ऊपर स्पीकर साहब की रूलिंग थी। तो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ये कौमी असम्बली में बात की ना कि अगर कौमी असम्बली का स्पीकर कुछ फाजिल मेंबरान को बैन करता है उनकी एंट्री को, तो उस पर तो कोई इस तरह का एहतजाज नहीं होता, दीवारें नहीं फलांगी जाती, दरवाजे नहीं फलांगे जाते, कोई माहौल ख़राब नहीं किया जाता। लेकिन वही स्पीकर की जो सियासी जमात सूबाई सिंध में है वो यहाँ पे माहौल ख़राब करने की कोशिश करती है। मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट है, गलत है, नहीं होना चाहिए था, शर्मनाक है। थोड़ी सी पीटीआई के दोस्तों को अपने किरदार को तस्ही करने की ज़रूरत है। मुझे अंदाज़ा है कि हलीम आदिल शेख साहब को अफसोस है कि वो अपने नैब के केस को नहीं रोक पाए। मुझे अंदाज़ा है कि हलीम आदिल शेख साहब को अफसोस है कि बहैसियत अपोजिशन लीडर वो तकरीर नहीं कर पाए। उन्होंने बड़ा 3-4 घंटे की तकरीर अपनी बनाई हुई थी, लेकिन इसकी गलती उन्हीं के ऊपर आयद होती है। क्यों? क्योंकि तय हुआ था कि 5 रोज़ डिबेट की जाएगी, हुकूमत भी करेगी, अपोजिशन भी करेगी। जब हम कर रहे थे तो ये लोग एहतजाज कर रहे थे, जब ये लोग तकरीर कर रहे थे हमने एहतजाज नहीं किया। जो लोग कहते हैं कि जमहूरियत का कत्ल किया है पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन लीडर को तकरीर ना करके रोक के, मेरे वज़ीर आला ने भी तकरीर नहीं की अपनी, मेरे वज़ीर ख़जाना ने भी तकरीर नहीं की, मेरे किसी वज़ीर ने तकरीर नहीं की, बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ दीज पीपल। तो मैं समझता हूँ इनकी वजह से ज़्यादा नुकसान तो हमें हुआ है कि चलें हलीम आदिल शेख साहब नहीं कर पाए, GDA वाले नहीं कर पाए, 3-4 अपोजिशन के लोग नहीं कर पाए, मेरी काबीना के 18 अरकान नहीं कर पाए, वज़ीर आला सिंध जो कि लीडर ऑफ द हाउस है वो नहीं कर पाया। तो ये तो चाहते यही थे कि असेंबली के माहौल को ख़राब करें और इसी तरह की चीज़ें ये लोग करते रहेंगे। जी सर, मैं बात कर रहा था कि आपने शुरू में जिक्र किया कि चैन और सुख का पौधा लगाया है या लगना चाहिए। वो चैन और सुख जब होगा जब मोहब्बत और भाईचारगी बढ़ेगी सूबे के अंदर। तो मेरे ख्याल में तो मोहब्बत और भाईचारे के पौधे की ज़्यादा ज़रूरत है। और क्योंकि सियासी पार्टियाँ आपस में दस्तों गिरबाएँ असम्बली के सामने हमने देखा कि लातें मारी जा रही हैं, नफरतें जन्म ले रही हैं। तो पीपल्स पार्टी मोहब्बत और भाईचारे के पौधे लगाने की फिजा कब? सियासी जमातें नहीं, सियासी जमात मेरे ख्याल में PTI अभी भी, हालांकि उनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं लेकिन जमात अभी भी एक ही है वो, राइट। उनके इख्तलाफात हैं, एक का ग्रुप है, एक दूसरे का ग्रुप है, एक तीसरे का ग्रुप है, ये शायद 4-5 ग्रुप हों, यू नेवर नो, लेकिन जमात तो एक ही है। तो लाते माते तो एक ही जमात के लोग मारे थे। मैं तो लाख इख्तलाफ हूँ मेरे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। मैंने पिछले दोनों असेंबली के बाहर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कॉम्प्लीमेंट किया MKM को कि हमारे इतने इख्तलाफात थे। जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में थी तो निसार खोड़ो साहब अपोजिशन लीडर थे, कभी इस तरह की रिवायत सिंध असेंबली में नहीं थी। जब कायम अली शाह साहब और मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर बने तो फैसल सब्ज़वारी साहब अपोजिशन लीडर थे, जाम मदद अली मरहूम अपोजिशन लीडर थे, ख्वाजा इज़हारुल हसन अपोजिशन लीडर थे। इस तरह की अनफॉर्चुनेट रिवायत कभी इस्टेब्लिश नहीं हुई। तो ज़रा सा मेरे ख़्याल में हमको सोचने की ज़रूरत है कि माजी की तमाम रंजिशों के बावजूद इस तरह का अनफॉर्चुनेट माहौल सूबाई सिंध की असेंबली में नहीं हुआ। कब हुआ? 2018 के बाद में हुआ। 2018 से पहले कौन लोग थे और 2018 के बाद क्या तब्दीली आई आपको पता है। लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल करना चाहूँगा मुर्तज़ा साहब आपसे कि स्कूल आज का नहीं, बहुत पुराना है। आज इसको एक प्राइवेट सेक्टर के थ्रू किया गया, तरक्की हो रही है। ये सारे काम हुकूमत क्यों नहीं करती? हमेशा वही इदारा तरक्की करता है जिसको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है या फिर प्राइवेट पार्टी की मदद दी जाती है। दूसरी जानिब कराची यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो कराची यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी ज़मीन है जहाँ पर बहुत अच्छा अर्बन फॉरेस्ट तैयार किया जा सकता है, जहाँ पर इस वक्त कब्ज़ा कह लें या झुग्गियों को कह लें कि आबाद हो रही हैं। वहाँ पर ये कब काम शुरू किया जाएगा कि जिसको कब्ज़े से भी बचाया जा सके और एक हरियाली भी एक अच्छी अंदाज। मैं गालिबन कोई महीना भर पहले कराची यूनिवर्सिटी ख़ुद गया था और वहाँ पे उनका जो बोटानिकल गार्डन है उसके अंदर प्लांटेशन के प्रोसेस को स्टार्ट किया था, जिसके पीछे बहुत बड़ी ज़मीन है। मैंने उनको यही गुजारिश की कि घास से ज़्यादा हमें फोकस जो है वो बड़े दरख्तों के ऊपर करना चाहिए। और कराची यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे बताया गया है कि हज़ारों की तादाद में पौधे लगाए गए हैं। मैं आपके सवाल से एतराज़ नहीं करूँगा, आपके सवाल से स्ट्रेंथ हासिल करते हुए एक दिन आपके साथ कराची यूनिवर्सिटी चलूँगा और चीज़ों बिल्कुल सामने जो मेन यूनिवर्सिटी रोड है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर या तो डंपिंग हटाई थी। जब हमने डाउ का वो इदारा वहाँ इस्टेब्लिश किया था तो हमने वो किया। आपका पॉइंट सही है कि ये जो
ये जो झुग्गियाँ बन रही हैं ये भी इस शहर के लिए एक प्रॉब्लम है, और उससे शहर की आबादी का तनासुब भी फिर तब्दील होता है। बिकॉज़ ये जो आ जाते हैं ये काउंट फॉर तो नहीं होते हमारे पॉपुलेशन में, बट ये वसाइल, रिसोर्सेज, पानी, गैस, बिजली हमारी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा जो और हुकूमतें हैं जहाँ से लोग उठ के या आके यहाँ बैठते हैं, उनको भी थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि आपके सूबे में, आपकी हुकूमत में शायद हालात अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से लोग नकल मकानी करने को तरजीह देते हैं और हमारे सूबे, हमारे शहर आ जाती हैं। अच्छा, मतलब आखिरी सवाल का जवाब दें। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर पहले एमकेएम की हुकूमत रही है, अभी आपने एमकेएम की तारीफ की, तो एमपी राजा साहब जो डिप्टी कमिश्नर हैं, इनको बड़े मसाइल का सामना है। शुरू में उनके खिलाफ स्ट्राइक हुई, अभी भी इनको मसाइल पेश आ रहे हैं, तो आप एमकेएम से क्या दरख्वास्त करेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट को बेहतर करने के लिए मैंने तौर पर आपका साथ दें? मैंने एमकेएम की कतई तौर पर तारीफ़ नहीं की, मैंने एमकेएम के असेंबली में किरदार को तारीफ़ की। मैंने कतई तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो शहर के साथ किया है, मैंने उसकी तारीफ़ नहीं की। मैं तो उसका बहुत बड़ा नाक़िद हूँ और नाक़िद रहूँगा इंशाअल्लाह। मैंने उनके असेंबली में जो किरदार था, जो कि मुहज़्ज़िब किरदार था, उसकी मैंने तारीफ़ की और मैं तारीफ़ करता रहूँगा। बिकॉज़ मैं समझता हूँ जो अच्छी चीज़ होती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो इस डिस्ट्रिक्ट के साथ ज़्यादती की गई है, जो इस डिस्ट्रिक्ट को मैं समझता हूँ तबाह कर दिया गया, उसको ठीक करने का बेड़ा सिंध हुकूमत ने उठाया है। बहुत सारी चीज़ें डीएमसी के लेवल पर डीसी साहब ने ठीक की हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मौजूदा एडीपी है उसमें कराची मेगा के तहत सिंध हुकूमत डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में करने जा रही है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके बारे में, वो तालीमी बाग पे हम जो पार्क बनाने जा रहे हैं जहांगीर पार्क की तरह। ये वो बाग है जो तबाह था एमकेएम के दौर में, इसको सिंध हुकूमत ठीक करने जा रही है। शारे नूरजहाँ को सिंध हुकूमत ठीक करने जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये काम सिंध गवर्नमेंट कर रही है, अच्छी नीयत के साथ कर रही है, और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम देखेगी कि उन्होंने माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी देख लिया, मौजूदा हाल में पीटीआई को भी वो देख रहे हैं। अब मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि वो चश्मे का थोड़ा सा ग्लास तब्दील करते हुए कुछ हम जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की तरफ देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान की तरफ देखें। थैंक यू।